सो लास्ट क्लास में हमने एंड किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन लिख करके, है ना। उसके पहले और क्या देखे थे उस दिन? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात की थी हमने. देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ यू विल प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट जस्ट बाय सीइंग द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर से पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके उसका ग्रुप, उसका पीरियड और उसका ब्लॉक तीनों प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ये हमने किया भी था. ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? दे आर द प्रॉपर्टीज व्हिच शो अ रेगुलर ग्रेडेशन व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. हमारा टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को हमने क्या नाम दिया था? पीरियड्स. एंड वर्टिकल कॉलम को क्या नाम दिए थे? ग्रुप्स. ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो वेरी करती है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इनको कहते हैं हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है, आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल इट इज गेटिंग रिपीटेड, इसलिए नाम दिया गया पीरियोडिक. और उनमें कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं साथ में. रेगुलर ग्रेडेशन हो रहा है. ग्रेडेशन मतलब चेंजेस. ठीक है, ओके. जिससे पहली प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट करते हैं, आज देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक या एटॉमिक रेडियस. लिखो एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस, हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, है ना. हमें 5-6 प्रॉपर्टीज इसमें पढ़नी है. इसमें पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, या फिर एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं इसको. एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज. रेडियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक एटम का साइज रेडियस से ही निकाला जाएगा, क्योंकि वो स्फेरिकल है ना. तो सेंटर से आखिरी शेल के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. आखिरी शेल, पहला शेल नहीं. अगर उसके पास 5 शेल है तो सेंटर से 5वें शेल के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस. वही तो होता है रेडियस ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, तो क्या हैंड डालें? एटॉमिक रेडियस. ठीक, इसमें लिखा, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं. atomic radius may be defined as atomic radius may be defined as atomic radius may be defined as the distance from the distance from the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons. न्यूक्लियस के सेंटर से उस आखिरी शेल तक का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रॉन है, उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस. एक और डेफिनेशन लिखना इसका. और the distance from the center of the nucleus to the point up to which the density of the electron cloud ब्रैकेट में लिखेंगे, that is probability of finding the electron. Bracket close. Probability of finding the electron bracket close is maximum. दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. देखो, ऊपर हमने शेल के टर्म्स में बताया है, शेल, और नीचे हमने ऑर्बिटल के टर्म्स में बताया है. ऑर्बिटल का तो यही डेफिनेशन था ना,
कि वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। समझ में आ रही बात? तो दोनों का मीनिंग ओवरऑल सेम आ रहा है, बट एक को हम शेल के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं और दूसरे में हमने ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है। हाँ हाँ, वही होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो, कोई अगर एटम बॉन्डेड है ना किसी और एटम से, तो उसको अलग करके उसका रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक सिंगल एटम का रेडियस को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा का रेडियस निकालना चाह रहा है जो दिखता भी नहीं है, उसका रेडियस निकालना कितना डिफिकल्ट होगा। और ये रेडियस बहुत छोटा होता है, एक एटम इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा है, तो सोचो उसका रेडियस कितना छोटा होगा। तो 10⁻⁻14 के रेंज में जाता है। 10⁻⁻14 बोला मैंने, है ना, -13, -14, -15 की रेंज में न्यूक्लियस का साइज होता है। तो ये रेडियस बहुत ही छोटा होगा, पर तब भी इसको डिटरमाइन करने के लिए अपन अलग अलग तरीके यूज करते हैं, इसलिए अलग अलग टाइप का रेडियस अपन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लिखना इसमें कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट, कोवेलेंट तो फिर सुने ना वर्ड पहले, कोवेलेंट बॉन्ड में इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन बोला? इधर से आवाज है कि तू बोला? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हाइफन डाल के, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज, कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, one half the distance between the nuclei of, one half the distance between the nuclei of, हाँ हाँ हाँ, भूल गया, between the nuclei of two covalently bonded atoms, nuclei of two covalently bonded atoms of the same element, of the same element in a molecule, of the same element in a molecule, of the same element in a molecule। देखो इसका मीनिंग समझना। मान लीजिए मुझे अगर हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है, तो अब सिंगल हाइड्रोजन तो मिलेगा नहीं, आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सिंगल बहुत अनस्टेबल होते हैं, उनको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। नेचर में भी जितना हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है, और ये बनता कैसे H2? एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को देने से रहे नहीं देंगे ना, डुप्लेट दोनों को करना है, दोनों को डुप्लेट करना है। डुप्लेट मतलब आखिरी शेल में दो चाहिए दोनों को, तब क्या करेंगे, दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे कि ये दो मेरा भी है और ये दो तेरा भी है। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। और एक्चुअली अभी अपन देखो, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास तक हमने ये नहीं जानते थे कि ऑर्बिटल्स होते हैं, अब हमको पता चला कि ऑर्बिटल्स होते हैं। H के पास कौन सा ऑर्बिटल है? S। तो वो S के पास वो इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? कुछ ऐसा, सिंगल है ना। दूसरा दूसरा भी ऐसी है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? ऐसे। ये जब दोनों पास में आएंगे, ये दोनों का ऑर्बिटल है, ये जब दोनों पास में आएंगे तो दोनों के बीच में होगा ओवरलैपिंग। क्या होगा? दोनों का एस ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएगा? ओवरलैप। और पता है शेप कैसा बनेगा? आप लोग अंडा खाते हो? अंडे, तो वो दो अंडे को पैन में फोड़ के डाल दो ऐसे, तो जो पैन में जाने के बाद वो जो येलो येलो पार्ट दो दिखेंगे ना, वो समझ लो दो न्यूक्लियस है, और उनके आजू बाजू जो व्हाइट वाले पार्ट शेप बना लेंगे ना, वो उनका मॉलिक्यूल है। तो ये है वो अंडे वाले इसका शेप, समझ रहे हैं? ये है उस मॉलिक्यूल का शेप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का शेप, जहां पे दोनों ऑर्बिटल क्या हो गए? आपस में ओवरलैप हो गए हैं, और इन ओवरलैप रीजन में आपको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो दोनों के हैं। सभी ओवरलैप वाले बनाएंगे। एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही ओवरलैप से है, वो हम पढ़ेंगे अपना जो अगला चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्डिंग, वहां आप बॉन्ड कैसे बनती है, क्यों बनती है, वो सब पढ़ेंगे। अभी तो हम 10th में बस इतना पढ़े कि कोवेलेंट बॉन्ड होती क्या है, बनती कैसे है ना, बट क्यों बनती है, क्यों He2 क्यों नहीं बनता?
H2 बनता है, H2 क्यों नहीं बनता? ये सब अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। ओके, तो ओवरलैप होने के बाद क्या होगा, देखो ये रहा एक न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, दोनों ओवरलैप हो गए। ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा, ऐसे निकालेंगे अपन रेडियस। लेकिन सिंगल हाइड्रोजन तो निकल के बाहर आ नहीं रहा है कि अपन ऐसे रेडियस निकाल ले, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस करके उसको आधा कर देंगे। हाँ, वो पूरा नहीं आएगा, वो थोड़ा सा कम ही आएगा ना, तो कोवेलेंट रेडियस थोड़ा सा छोटा ही होता है एक्चुअल रेडियस से। समझ गए ना आप क्या बोल रहे हैं? उसने बता भी दिया, वरना मैं आपको अगला अगला लाइन वही बोलने वाला था कि ये जो रेडियस आने वाला है ये एग्जैक्ट रेडियस नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि अपन तो ओवरलैप रीजन से निकाल रहे हैं ना रेडियस। एम आई क्लियर? एग्जैक्ट रेडियस तब निकलता जब ये दोनों ऐसे टच होते और फिर हम इसका आधा करते, आया ना, ये सही रेडियस आता। बट ठीक है, अब थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है, हमको सिंगल एटम मिल नहीं रहा है ना कहीं पे, हम बहुत ढूंढे, सिंगल एटम कहीं मिल नहीं रहा है, अलग होता है तो अलग होने के बाद वापस जाके मिल जाता है, तो कैसे निकाले उसका, जब तो उसको पकड़ रहे रेडियस निकालेंगे भाई आप नापेंगे तो भाग जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? अरे एक तो दिख ही नहीं रहा है, पहली बात इतना डिफिकल्टी है, तो फिर यही तरीका है निकालने का। समझ रहे क्या? तो यही अपने डेफिनेशन अभी लिखिए, आपको चाहिए तो ये वाला डायग्राम बना के ऐसा हाफ कर देना, तो आपको याद रहेगा कि कैसे हाफ कर रहे हैं, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दी, दैट इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो आर, इसको डिनोट करेंगे आर कोवेलेंट से, आर कोवेलेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। दोनों के बीच के बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, मतलब दोनों के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे अपन, बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड के बीच में एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग बस ये लिख के छोड़ दो, आर कोवेलेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, और ये वाला डायग्राम बनाना, ये वाले मत बनाना, नीचे वाले सिर्फ ऊपर वाला ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और टाइप का रेडियस देखते हैं। अच्छा एक लाइन इसके लिए और नीचे लिख लेना इसके बाद, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल के लिए अलग है, मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे इसको जनरली, मतलब इतने सारों में हम सिर्फ नॉन मेटल को ही क्या ही रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कोवेलेंट रेडियस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड टाइप सॉरी, वॉन्डरवॉल्स रेडियस। वॉन्डरवॉल्स, ये नाम सुना कभी, वॉन्डरवॉल्स रेडियस, कहां सुने हो ये नाम? हाँ, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप ये समझिए कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दूसरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट किए हुए हैं, पर हमको पता नहीं ये अट्रैक्शन फोर्स कितना कम होता है। अरे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो आप बोलते हो ना नेग्लिजिबल होता है, तो ये जो फोर्स है ना, वही वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही कम होता है, वीक होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा होता है उसके मास के कारण। आप इसको बोल सकते हो कि ये हमारे केमिस्ट्री का ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो ना, तो सबसे वीकेस्ट नेचर का होता है। मतलब मेरे और सौभाग्य के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, सौभाग्य मुझे पुल कर रहा है, मैं भी उसको पुल कर रहा हूं, बट क्या हम दोनों एक दूसरे के ऊपर खिंचा रहे हैं क्या? कि ये बहुत वीक फोर्स है। इनफैक्ट हमको एक और बड़ा बॉडी है जो अट्रैक्ट करके रखा हुआ, वो कौन है? अर्थ। हाँ वही ग्रेविटी, समझ रहे हैं क्या? तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री में ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, जो एक O2 और दूसरे O2 को अट्रैक्ट किए हुए है, ठीक है। दैट इज वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे हर गैस के लिए या हर वो दो मॉलिक्यूल के लिए जिनका मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए होता था? जिनके पास मास है, और उसका डिपेंडेंसी भी तो मास के ऊपर होती थी ना। G इज इक्वल्स सॉरी F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, याद आया? जितना ज्यादा मास होगा
ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। सेम यहाँ पे भी है, जितना ज्यादा मास होगा मॉलिक्यूल्स के बीच का, या उनका मॉलिक्यूल्स का जितना मास होगा ज्यादा, उतना ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, चलिए वॉन डेर वाल्स रेडियस का डेफिनेशन लिखना। इट इज डिफाइंड एज it is defined as one half the distance between one half the distance between it is defined as one half the distance between the nuclei of two identical nuclei of two identical non-bonded isolated atoms between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms or two adjacent identical atoms or two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecule belonging to two neighboring molecules of an element belonging to two neighboring molecules of an element in the solid state. फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन एक बार मैच करना। इट इज डिफाइंड एज, वॉन डेर वाल्स रेडियस का डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms or two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecule of an element in the solid state. देखो दोनों का मीनिंग समझना। मान लीजिए ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, और दोनों आपस में इतने पास है क्योंकि इनके बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों कैसे हैं? आइसोलेटेड सिंगल एटम। अब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो आ रहा होगा उसका हाफ करूंगा और उसको रेडियस मान लूंगा। अब ये ज्यादा दिख रहा है आपको, कोवेलेंट रेडियस छोटा था, ये ज्यादा है। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका समझना, ये रहा एक मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का, और ये रहा उसी एलिमेंट का दूसरा मॉलिक्यूल जो इससे अट्रैक्टेड है वॉन डेर वाल्स फोर्स के कारण। इसका एक एटम के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ। ये दो अपन ने लिखा है। अब आप फिर से रीड करके इन दोनों को समझने की कोशिश करो। क्या लिखा आपने? देखो, वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन तक तो क्लियर है। अब उसके बाद जो दो चीजें लिखी ना, और के पहले और के बाद, उसको समझ रहे हैं। पहला क्या लिखा है हमने? न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे एटम होने चाहिए, है ना। नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड है क्या? बॉन्डेड होते तो ओवरलैप कर रहे होते। नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स, ये हो गया। सेकेंड, दो एडजेसेंट, ये दोनों देखो आपस में आजू बाजू वाले हैं ना, दो एडजेसेंट एटम, पर वो दोनों एटम किसको बिलोंग कर रहे हैं? एक एक मॉलिक्यूल को। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये उन दोनों के एटम्स हैं जो आपस में एडजेसेंट है, आजू बाजू, और उसके बीच के डिस्टेंस का हाफ। समझ रहे हैं क्या? तो वॉन डेर वाल्स फोर्स या वॉन डेर वाल्स रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, ये डायग्राम बना लो, दोनों डायग्राम बना लेना। आप देखो ना, इसी एटम का कोवेलेंट रेडियस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ऐसा करके हाफ आया ना, अभी तो निकाले थे ना। तो देखो कोवेलेंट रेडियस छोटा आएगा और वॉन डेर वाल्स रेडियस बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये है आपका कोवेलेंट रेडियस। एक ही डायग्राम में दोनों दिख जाएंगे आपको, कोवेलेंट रेडियस, और यहां आपको दिख जाएगा वॉन डेर वाल्स रेडियस। हाँ, और कोवेलेंट रेडियस ओरिजिनल से कम होगा। कोई एग्जांपल बता सकते हो आप लोग इस वाले के लिए, जिसका सिंगल एटम स्टेबल है और आइसोलेटेड रहता है? हीलियम, नोबल गैसेस, सारे नोबल गैसेस। क्या?
और अंदर ले लो। नोबल गैसेस ना, देखो इनर्ट गैसेस जो है वो तो सिंगल सिंगल एटम में ही रहते हैं ना, उनको तो मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं है। अभी तो मैं बताया था ना कि He2 क्यों नहीं बनता है, बताओ। He ही होता है ना, Ne ही होता है, Ar ही होता है आर्गन, तो उसके एटम अकेले अकेले ऐसे रहेंगे, बट वो भी आपस में अट्रैक्टेड होते हैं बाय वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, तो उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो उसका रेडियस अपन ऐसे निकालेंगे इनर्ट गैस का। ठीक, चलिए थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ रेडियस, फिर तीनों को कंपेयर कर डालेंगे। ठीक है, कि कौन सबसे बड़ा है, मीडियम कौन सा है, और सबसे छोटा रेडियस कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। देखो मेटल तो ऐसे ब्लॉक में रहते हैं, और सॉलिड फॉर्म में सब मेटल के एटम्स क्या होते हैं, आपस में एकदम अटैच रहते हैं एक दूसरे से, लाइक दिस। जैसे ये आपका एक मेटल का ब्लॉक है, तो ये रहा आपका मेटल एटम, मेटल एटम, सारे मेटल एटम है एक साथ है। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है पता है आपको, पता है ना, मेटल के पास मेटल एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और कारण क्या है, उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों हुए, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज। तो अंदर इसको बोलते हैं मेटल का लैटिस, क्या बोलेंगे, मेटल का लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मेटल का। अब इस मेटल के लैटिस में मेटल एटम नहीं रहते हैं, ये एक्चुअली पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रहते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करके रखे रहते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम है, तो हर एक एल्यूमिनियम का एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन लूज करके इस तरीके से अटैच रहेगा। बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में अट्रैक्टेड भी रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करके पूरा मेटल का ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है जो उनको अट्रैक्ट भी किए हुए हैं। दो एटम, दो आयन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा ना दोनों को। तो इस तरीके से ये पूरा मेटल का मॉडल होता है ना। ये पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कर्नल, क्या बोलते हैं, कर्नल्स। और ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको बोलते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, सी, समंदर, सी इलेक्ट्रॉन का समंदर है। क्यों समंदर बोल रहे हैं, आपको पता ना, एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, Al3 पॉजिटिव होता है ना, तो एक एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। अब आप सोचो अगर ये 27 ग्राम एल्यूमिनियम होता, तो उसके पास एल्यूमिनियम के एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते, और हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता। अब आप सोच लो क्यों बोल रहे हैं समंदर, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो लिखना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है ये जो मैंने बनाया है, comma, a metal lattice consists of, a metal lattice, एक मेटल का टुकड़ा है ना, a metal lattice consists of positive kernels, positive kernels, KERNELS, ब्रैकेट में लिख लो। पॉजिटिव कर्नल किसको बोल रहे हैं, ब्रैकेट में लिखना, मेटल एटम लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल एटम लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज्ड। अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, अरेंज्ड, ये सारे कर्नल एक साथ डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड है, अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न in a sea of, in a sea of, in a sea of mobile electrons। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं, बट अभी वो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा मूवमेंट करता है, रैंडम मूवमेंट करता है, पर जैसे ही आप उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्ट कर दो, तो वो फिर ड्रिफ्ट होते हुए आगे जाता है। ड्रिफ्ट समझते हैं, खिसकते हुए फिर आगे बढ़ेगा, इस तरफ से ऐसा चालू हो जाएगा उसका घूमना, और करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे, इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। thus each kernel thus each kernel is simultaneously attracted
Thus, each kernel is simultaneously attracted by a number of mobile electrons, by a number of mobile electrons, by a number of mobile electrons, and each mobile electron is attracted by a number of metal ions या kernels, and each mobile electron is attracted by a number of kernels. Full stop. Last line definition है अपना. This simultaneous force of attraction, this simultaneous force of attraction, this simultaneous force of attraction किसके किसके बीच में? Between the mobile electron and the kernel, between the mobile electrons and the kernels, this simultaneous force of attraction between the mobile electrons and the kernels is called metallic bond. ये metallic bond का definition हुआ, is called metallic bond. तो आप ये समझिए, अब इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा साइज का है नहीं, तो ये इतनी ही होगी लगभग बॉन्ड आपकी, मेटालिक बॉन्ड. दिख रहा है क्या? ये दो मेटल कर्नल्स, इनके बीच के ये न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? तो ये एग्जैक्ट आ रहा है, समझ रहे हैं क्या? ये एग्जैक्ट आ रहा है ऐसा, जस्ट टचिंग, समझ रहे हैं क्या? इट इज जस्ट टचिंग. और ये आपका हाफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मेटालिक रेडियस. हाँ, ये मीडियम हो गया. सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है? वॉन डेर वाल का. फिर ये, और सबसे ज्यादा है, नहीं, रेडियस की वैल्यू की बात करें तो वॉन डेर वाल का. फिर ये है, और सबसे कम है कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, हाँ चलो, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट रेडियस. अपन रेडियस की बात करें, राइट? चलिए रेडियस को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लाइन में. इट इज डिफाइंड एज, मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज, ये तो मेटालिक बॉन्ड का डेफिनेशन हुआ पूरा पैराग्राफ. मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज, metallic radius is defined as 1/2 the internuclear distance between, सब में 1/2 तो कर ही रहे हैं, 1/2 the distance between, 1/2 the distance between the two adjacent metal ions, जिसको अपन ऊपर पूरे पैराग्राफ में कर्नल बुलाए, है ना? टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटालिक लैटिस, इन द मेटालिक लैटिस, इन द मेटालिक लैटिस. ठीक है, नोट करके तीनों कंपैरिजन लिख लेना, नोट करके लिख लो. नोट वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस. क्या लगाऊं? ये वाला लगाऊं, ये वाला लगाऊं? पक्का? कुछ लोग को यही नहीं पता रहता अभी तक. ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस, ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस. तो तीन टाइप की रेडियस पढ़े भी अपन, कोवेलेंट, वॉन डेर वाल एंड मेटालिक रेडियस. ठीक है, तो ये तो बात होगी एटॉमिक रेडियस होता क्या है. अब इसके वेरिएशन की बात करते हैं कि अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आऊं, मतलब मैं लिथियम से सोडियम में आऊं, सोडियम से पोटेशियम में जाऊं, पोटेशियम से रुबिडियम में जाऊं, तो रेडियस का क्या हाल हो रहा है? क्या हाल हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है ना रेडियस. क्यों? क्योंकि लिथियम के पास 2 ऑर्बिट है, वो है ना 2 1. सोडियम के पास 3. एक किसने बोला? 3 ऑर्बिट है. पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट है. अब ऐसे नीचे आते होगे तो 5 6 7, अपन तो पढ़े ना कि उनका पीरियड, उनका आउटर मोस्ट शेल उनका पीरियड बताता है. नहीं, तो जो 7वें पीरियड में उसके पास 7 शेल होंगे.
अरे हाँ है ना, अपने पुराने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से है ना, 7 तक जाता है ना उसका नंबरिंग, 7s तक। तो ऊपर से नीचे आने में तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है। व्हाट अबाउट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? सेम। कैसे सेम? क्योंकि सबके पास 2 ही है या 3 ही है। तो आपको लग रहा है कि लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरॉन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां तक तो पहले समझते हैं, बाद में नोबल गैस को समझेंगे, ठीक है। इसके पास कितने प्रोटॉन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये रहा इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। क्या बोल रहा है? इंक्रीज बाय 1 रेडियस क्या? एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा ना, यानी कि आप ये समझो कि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हाँ या ना? सोच के बताना। हाँ वो तो उसके बाद बढ़ेगा, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ। लिथियम से फ्लोरीन में आपने कहा ना कि सेम रहेगा साइज, पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे सेम नहीं रहेगा, समझना है ना। भले सबके पास 2 ही शेल है, पर तब भी साइज क्यों डिफरेंट होगा, उसकी उसका वैल्यू मतलब उसका रीजन समझना। देखो 3, 4, 5 ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज तो प्रोटॉन के कारण ही है ना। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन ही है। अरे न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? तभी तो वो अट्रैक्ट किए हुए हैं ना सारे ऑर्बिट्स को अपने तरफ। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहाँ 3 प्रोटॉन खींच रहे थे, उसके बाद 4 प्रोटॉन खींचेंगे, फिर 5 खींचेंगे, इसके पास पहुंचोगे तो 9 प्रोटॉन खींच रहे होंगे आखिरी वाले शेल को। तो कौन ज्यादा खिंचाएगा? क्लोरीन में ज्यादा खिंचाव होगा अंदर की तरफ, तो छोटा नहीं होता जाएगा। तो भले 2 शेल हैं दोनों सबके पास, बट ये शेल जैसे जैसे अपना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल इंक्रीजेस। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज श्रिंक होता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीज होगा, एंड टॉप टू बॉटम तो इजी है, शेल्स ऐड होते जा रहे हैं तो साइज बढ़ता रहेगा। इसका हमेशा देखो डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, सेंटर से आखिरी शेल का जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, सेंटर से आखिरी शेल का डिस्टेंस, सेंटर से आखिरी शेल का डिस्टेंस। तो ऊपर से नीचे आते वक्त एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या होता जाएगा? साइज भी बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो लिखते हैं इसको। अट्रैक्ट देखो इलेक्ट्रॉन नहीं करना, अट्रैक्ट शेल करना है। शेल की एनर्जी तो सेम है ना सबकी, शेल की एनर्जी तो सेम है। सेकेंड शेल में सबकी एनर्जी, सेकेंड शेल की एनर्जी सेम एनर्जी है, ठीक है। चलो, वो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करें? अट्रैक्ट तो वो उतने ही से करेगा, मतलब उतने को ही करेगा अट्रैक्ट, ठीक है। चलिए लिखेंगे सब हेडिंग ना। अपन प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ रहे हैं अभी तक, एटॉमिक रेडियस। पहले अपन ने एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन समझा, उसके टाइप्स पढ़े। अब एटॉमिक रेडियस का ग्रेडेशन कर रहे हैं, चेंज इन अ पीरियड इन अ ग्रुप, कैसा होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हेडिंग वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। सब हेडिंग होगी ये। मेन हेडिंग तो हमारी एटॉमिक रेडियस ही चल रही है, और उसके ऊपर भी एक मेन हेडिंग चल रही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। atomic radius in the periodic table, variation of atomic radius in the periodic table। ठीक है, इसमें भी ए और बी करके लिखना। फर्स्ट ए लिखना, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। हाँ हाइफन डाल के लिखो, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप में द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स, the atomic radii of elements, atomic radii of elements increase with increase with increase in atomic radii of element increase with increase in atomic number as we move from top to bottom in a group। Atomic radii of elements increase with increase in atomic number
as we move from top to bottom in a group. ऊपर से नीचे आते तो भी तो एटॉमिक रेडियस सॉरी एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना. लिथियम का 3 था, सोडियम का 11 हुआ, पोटेशियम का 19 हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है. तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है. इसका रीजन लिखते हैं नीचे लाइन में लिखना. रीजन इसका नेक्स्ट लाइन में ना. as we move down a group as we move down a group as we move down a group principal quantum number increases. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैंने लास्ट क्लास में फिर से बताया भी था. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको किससे डिनोट करते हैं अपन? एन. स्मॉल एन लिखना ब्रैकेट में. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ब्रैकेट में स्मॉल एन इंक्रीजेस. ठीक है, इसको आसान भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक एक एनर्जी शेल बढ़ता जा रहा है ऊपर से नीचे. फुल स्टॉप. इन अदर वर्ड्स a new energy shell is added. In other words, a new energy shell is added. A new energy shell is added at each succeeding element. At each succeeding element. At each succeeding element. ठीक है. चलो सेकेंड लिखेंगे. बी पार्ट लिखना. वेरिएशन अलोंग अ पीरियड. ये था वेरिएशन विद इन अ ग्रुप. अब बी लिखेंगे इसी का ही बी पार्ट. वेरिएशन अलोंग अ पीरियड. वेरिएशन अलोंग अ पीरियड. ओके, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे. In general, the atomic radius decreases. Atomic radius decreases. Atomic radius decreases as we, with increase in atomic number. Atomic radius decreases with increase in atomic number. वहां देखो उल्टा लिखे थे इसका, है ना. वहां क्या लिखे थे? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. और यहां लिख रहे हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. बट वहां डाउन द ग्रुप था, यहां अलोंग द पीरियड है. हाँ, इन एटॉमिक नंबर. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ठीक है, चलो इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं नीचे लाइन में. As we move from left to right in a period, as we move from left to right in a period, as we move from left to right in a period, क्या इंक्रीज होता है? हाँ, वो तो हो ही रहा है, वो तो हर बार होगा. ऊपर से नीचे आओ या लेफ्ट साइड. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. देखो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. अच्छा, आप लोग को ये डाउट नहीं आ रहा है सर, वहां भी तो ऊपर से नीचे आ रहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो वहां भी बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है. बट वहां क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आउटर शेल और दूर होता जा रहा है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर होता जा रहा है. देखो, इसका तो पास था, इसका और पास था, बट यहाँ तो और दूर हो गया. अब भले और नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर और बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बट दूरी भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपने तरफ आखिरी शेल को, और खींच नहीं पाएगा तो छोटा नहीं कर पाएगा, तो बड़ा ही होते जाएगा. ठीक है. हाँ, तो as we move from left to right in a period, nuclear charge increases by 1 unit. एक एक से तो बढ़ रहा है ना. By 1 unit in each succeeding element. By 1 unit in each succeeding element. In each succeeding मतलब बाद वाले एलिमेंट के लिए. In each succeeding element.
while the number of shell remains the same. While the number of shells remains the same. Number of shell तो उतने ही हैं. Full stop. Due to this enhanced nuclear charge, due to this enhanced nuclear charge, due to this enhanced nuclear charge, the electrons of the shells, the electrons of the shells are pulled little closer, are pulled little closer. Closer to what? Nucleus. Nucleus तो खींच रहा है उनको. Closer to the nucleus, thereby making the shell smaller. Thereby making the shell smaller. Shell orbit एक ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना. Making the shell smaller. This results in the decrease in atomic radius. This results in a decrease. This results in a decrease in atomic radius. ठीक है, नोट करके एक पॉइंट और लिखेंगे. हमने अभी बस यहाँ पे फ्लोरीन तक की बात की थी ना. नियॉन इससे बड़ा होता है. अब ऐसा क्यों, उसका भी रीजन लिखेंगे. नोट में अपन वही पॉइंट लिखने वाले. लिखना नोट में, द साइज ऑफ एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस, द साइज ऑफ atoms of inert gases, the size of atoms of inert gases are larger than those of inert gases के पहले कौन है? हाँ, उतना पहले नहीं, जस्ट पहले, जस्ट पहले, जस्ट पहले, जस्ट पहले, इनर्ट गैस के जस्ट पहले हैलोजन्स. अरे 18वां, अब तो नाम लिखिए अपन. 16 चैल्कोजन्स, 17वां हैलोजन, 18वां इनर्ट गैसेस. तो जस्ट पहले बोल रहा हूं तो कौन होगा? 17 ही होगा ना. एटलीस्ट 17 ही बोल दे सर, 17वां ग्रुप. हाँ, क्या लिखे? देन दोज ऑफ द प्रीसीडिंग हैलोजन्स. Then those of the preceding halogens. इसका रीजन लिखते हैं. This is due to the reason that, this is क्योंकि इनका भी तो न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है ना, है ना. This is due to the reason that, this is due to the reason that in case of inert gases, in case of inert gases, all the orbitals are completely filled. Stable है ना ये? All the orbitals are completely filled, and hence the inter-electronic repulsions are maximum. Inter-electronic, दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर मैक्सिमम. ये एक रीजन है, ये कंप्लीट रीजन नहीं है. एक और रीजन है कि इनका रेडियस अपन कैसे निकाले थे, याद है? ये वाला वॉन डेर वाल्स. ये बताया था ना मैंने, He, आप ही तो बताया था ना. हीलियम के एटम्स का हम कैसे निकालेंगे? 2 एटम्स ऑफ विच आर आइसोलेटेड, बट उनका अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन क्या फोर्स था? वॉन डेर वाल्स. तो उनका रेडियस वैसे भी बड़ा आता है. तो एक लाइन इसके लिए भी लिखना, फुल स्टॉप डाल के. मोर ओवर इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, मोर ओवर इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, मोर ओवर इन केस ऑफ inert gases, atomic size is
represented in terms of atomic size is represented in terms of van der Waals radius. Atomic size is represented in terms of या expressed in terms of van der Waals radius. और हम पहले लिख चुके हैं van der Waals radius is greater than covalent radius. बाकी देखो ये O2 का कैसे निकाले होंगे, O का कैसे निकाले होंगे, O2 का कोवेलेंट बॉन्ड निकाले होंगे ऐसे और हाफ किए होंगे. N2 का कैसे निकाले होंगे, ऐसे ही. F2 का कैसे निकालेंगे, सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऑल आर नॉन मेटल्स. तो इन सब का कैसे क्या निकला होगा, कोवेलेंट रेडियस, और उसका क्या निकला होगा, van der Waals रेडियस. तो ये भी एक कारण है कि बड़ा है. और दूसरा स्टेबिलिटी के कारण इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए कम क्लोजर नहीं होगा. अगर एक कम अगर एक क्लोजर आएंगे भी ना न्यूक्लियस के खिंचाव से, तो आपस में रिपेल होकर अलग भी हो जाएंगे. तो इसलिए रेडियस इनका अपने पीरियड के सबसे बड़े हैं, ये बोल सकते हैं अपने पीरियड में सबसे बड़े हैं ये. और सबसे छोटा कौन है, एल्कली मेटल्स. अपने पीरियड में सबसे छोटे हैं एल्कली मेटल और अपने पीरियड में सबसे बड़े हैं इनर्ट गैसेस. P4 का कैसे होगा, मतलब उनमें भी तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो उनका भी रेडियस छोटा ही होगा. उनका शेप अलग रहता है. जैसे कि आप जैसे सल्फर की बात करते हैं, एक सल्फर होता है जिसमें हमारा क्राउन शेप होता है, हाँ इस टाइप का, ऐसा कुछ बनाते हैं ना, 8 बनाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऐसे ही P4 का भी शेप बनेगा. P4 का कुछ ये 2 एटम को लोगे, उसके बीच का कोवेलेंट रेडियस निकालोगे. ये तो मैंने यहाँ पे गैप दिया है, ऐसे गैप थोड़ी ना होता है, एटम आपस में चिपके हुए रहते हैं, ओवरलैप्ड रहते हैं, और वहां से उनका रेडियस निकलेगा. ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई उनके वेरिएशन की. हो गया, दोनों का वेरिएशन समझ में आ गया ना. ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट आएंगे तो क्या होगा. देखो इसका उल्टा क्वेश्चन कभी कभार आता है, तो ध्यान रखना, कहीं ऐसा लिख दिया हो कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एटॉमिक रेडियस का क्या होगा. राइट टू लेफ्ट बोला मैंने, अब सोचो लेफ्ट टू राइट लिखवाया है मैंने, पर क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट आ गया तो ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस है, सर ने तो लेफ्ट टू राइट पढ़ाया था, सर ने राइट राइट टू लेफ्ट तो पढ़ाया नहीं. अरे तो एक ही चीज है ना, उल्टा कर देना, क्या होगा, इंक्रीजेस. ठीक है, पर हम जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, ये तो पहली प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम जितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, वो प्रॉपर्टी अगर ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट जाने में वो डिक्रीज होती है, या अगर यहां इंक्रीज हो रही है तो यहां डिक्रीज होती है, उल्टा चलता है. समझ रहे हैं क्या, ये तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी. ठीक, चलो एक और इसी में ही एक और चीज अपन को पढ़ना है, वो है आयनिक रेडियस. आयन का रेडियस, आयन कैसे बनता है, आयन कैसे बनता है आयन. आइदर एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स कैटायन, और द एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स एनायन. ये तो होता है ना आयन. तो इनका रेडियस बताओ कैसा होगा. मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि सोडियम और सोडियम आयन में, सोडियम एटम में और सोडियम आयन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या बोलोगे. सोच के बोलना, अंधाधुंध तुक्का नहीं मारना कि एक तो बोलना है बड़ा छोटा तो चिल्ला देते हैं. सोच के बोलना, क्योंकि मैं रीजन नहीं पूछूंगा कि क्या सोच के आपने बोला है. वो वाला बड़ा मतलब वो क्या होता है, एटम. सोडियम एटम बड़ा है, सोडियम आयन छोटा, ऐसा बोल रहे हैं. कारण, रीजन क्या सोच के बोले. एग्जैक्टली, उसका थर्ड शेल तो खत्म हो गया ना. सोडियम के पास कहां कहां होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2,8,1, और इसने एक लूज करके तो 2,8 हुआ ना. तो इसका रेडियस निकालने के लिए आप पहले से तीसरे शेल तक जाओगे, और इसका रेडियस निकालने के लिए आप पहले से दूसरे तक ही जाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये छोटा होगा. तो कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम. पेरेंट है ना इसका, ये इसीलिए तो बना है, तो पेरेंट हुआ ना इसका ये. तो कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स. और एनायन का बताओ, क्यों ये छोटा है तो वो बड़ा होगा ऐसा. तो अगर आप सेम कंसेप्ट उसमें अप्लाई करोगे जैसे निखिल ने बोला, तो सोचो क्लोरीन के पास 2,8,7 था, एक गेन करने के बाद 2,8,8 है, शेल थोड़ा बड़ा है, कौन श्रिंक हो जाएगा. तो ये श्रिंक होगा बोल रहा क्लोराइड, तो छोटा हो जाएगा फिर तो. अभी तो बड़ा बोल रहे थे भाई.
नहीं, बड़ा ही होता है, नहीं बोल रहे हैं रीजन। क्लोराइड बड़ा है क्लोरीन से, ये मैं बता दिया आपको, अब रीजन पूछ रहा हूं मैं आपसे। और कुछ? देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बड़ा है, प्रोटॉन तो उतने ही है ना, खींचने वाले तो उतने ही है ना अंदर। बट हाँ, हाँ मतलब आप ये सोचो कि पहले जितने लोग 7 लोग को खींच रहे थे, उतने ही लोग अब 8 को खींच रहे हैं, तो कम हो जाएगा ना खिंचाव थोड़ा, इसलिए वो बड़ा। ठीक है, चलिए लिखते हैं दोनों को। सब एंड डालना, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। इट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस, it may be defined as the effective distance, it may be defined as the effective distance from the center of the nucleus, न्यूक्लियस तो आयन के पास भी है ना भाई, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस up to which it exerts, up to which it exerts, up to which it exerts its influence, up to which it exerts its influence on its electron cloud, on its electron cloud, on its electron cloud। वही आखिरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, वहां से उसका डिस्टेंस। देखो रेडियस का डेफिनेशन तो सेम है, आयनिक हो या एटम हो, रेडियस का डेफिनेशन सेम है। न्यूक्लियस के सेंटर से आखिरी तक जहां तक इलेक्ट्रॉन है उसके क्लाउड, वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना एक, द रेडियस ऑफ कैट आयन, पहले कैट आयन का लिख रहे हैं फिर एनायन का लिखेंगे। द रेडियस ऑफ कैट आयन is always smaller than, the radius of cation is always smaller than that of its parent atom, always smaller than that of its parent atom। क्लियर है? हाइफन डाल के लिखना इसमें। a cation is formed by, a cation is formed by क्या, loss of electron, a cation is formed by loss of electron which causes the removal of, which causes the removal of, which causes the removal of whole of the valence shell, whole of the valence shell, whole of the valence shell। एग्जांपल लिखना नीचे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना Na पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नया वाला, ये वाला नहीं ना, पुराना वाला है। 1s2 2s2 2p6 3s1, और यहां 1s2 2s2 और 2p6 पे रोक देना। ठीक है, एक शेल ऑटोमेटिकली कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स देखूं दोनों के, तो इसके पास 11 हैं और इसके पास कितने हो गए हैं, 10। पर प्रोटॉन्स तो दोनों के पास अभी भी 11 ही है। ठीक है, इसलिए साइज जो है इसका ज्यादा रहता है। वैल्यू भी लिख रहा हूं 186 पीएम, पीएम बोले तो हाँ पिकोमीटर, हाँ 95 पिकोमीटर। ठीक है, पीएम का फुल फॉर्म लिखना अपन कहीं ऊपर लिखे नहीं है, मैं आप लोग को लिखवाना भूल गया कि यूनिट होती है इसकी पिकोमीटर। ऐसे तो मीटर ही होती है लेंथ की यूनिट, है ना, रेडियस की यूनिट, बट क्योंकि ये बहुत छोटा है तो मीटर यूज करना सही नहीं है, इसलिए अपन ने सामने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स पिको। ठीक है, पिकोमीटर्स।
गया, नीचे लिखना another reason is the increase in effective nuclear charge. Another reason is the increase in the effective nuclear charge. इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन तो उतने ही अभी भी, तो ज्यादा खींचेगा, ठीक है. इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिजल्टिंग इन ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टिंग इन increase in the effective nuclear charge resulting in greater force of attraction by the nucleus on the electrons, by the nucleus on the electrons. ठीक है, ये फर्स्ट हुआ. एनायन का भी लिख रहे थे. सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हेडिंग, वहां क्या लिखे थे, radius of cation is smaller than the parent atom. यहां लिख लो radius of anion is always larger than the radius of anion is always larger than radius of anion is always larger than that of its parent atom, larger than that of its parent atom. चलो इसका भी एक रीजन लिखते हैं हाइफन डाल के. An anion is formed, an anion is formed by the gain of electrons, by the gain of electrons full stop. This increases the number of electrons. यहां इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, वहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो यहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, वहां न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. समझ रहे हैं? दिस कितना नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे अपन क्लोरीन वाला एग्जांपल देख रहे थे ना, कि क्लोरीन है और क्लोराइड आयन है. कितने थे इलेक्ट्रॉन पहले 17, अब हो गए 18. प्रोटॉन पहले भी 17 थे, अभी भी 17 है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा. अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन फेस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हम जो बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज की, वो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियर चार्ज फेस कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं. हाँ प्रोटॉन तो उतने, तो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही है, पहले जितना था अभी उतना ही, ठीक है. बट इफेक्टिव, तभी तो वर्ड अपन लिख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ गया पहले से, सॉरी वो कम हो गया पहले से, उस समय बढ़ा था, यहाँ कम हो गया. हाँ क्या लिखिए, दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, this increases the number of electrons in the anion, this increases the number of electrons in the anion while its nuclear charge remains the same, while its nuclear charge remains the same, remains the same. Full stop. Therefore the force of attraction by the nucleus on the electrons, by the nucleus on the electrons decreases. इसी को अपन कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. ठीक है, ठीक, चलो नोट करके पॉइंट लिखना. लास्ट एटॉमिक रेडियस एंड करते हैं. नोट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज याद है आप लोग को, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स तो हम 9th क्लास में पढ़ते थे, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग है, तो आइसोटॉप्स है ना. एटॉमिक नंबर अलग है, मास सेम है, तो आइसोबार्स. आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है,
जैसे कि N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। Ne को भी हटा देता हूं मैं, है ना। इन छह का अगर कंपैरिजन करना है तो बताइए एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस का क्या होगा। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? में 10 है भाई। अरे नाइट्रोजन के पास 7 था, 3 नेगेटिव मतलब 3 गेन किया तो 10 हो गया। ऑक्सीजन के पास 8 था, 2 नेगेटिव मतलब 2 गेन किया तो 10 हो गया। अरे 10 तो करने की कोशिश करते ना ये लोग, ये सब ऐसा बनाते क्यों आयन, ताकि अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। कैसे कर रहे हो, है ना। नियॉन के पास 10 होते हैं ना, इन सब के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन ही तो है। अरे हाँ है ना। वही अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, सल्फर की, है ना, फॉस्फोरस की, उधर पोटेशियम की, कैल्शियम की, स्कैंडियम की, तो ये बनना चाहते हैं आर्गन जैसा, क्योंकि उनके लिए नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन है। तो वो 18 करना चाहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स, आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग। अरे हाँ है ना। फॉस्फोरस 3 गेन करके 18 करेगा, सल्फर 2 गेन करके 18 करेगा, क्लोरीन 1 गेन करके 18 करेगा, पोटेशियम 1 लूज करके 18 करेगा, कैल्शियम 2 लूज करके 18 करेगा, और स्कैंडियम 3 लूज करके 18 करेगा। सब चाहते हैं अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना, एक स्टेबल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना। उसके लिए तो ये सब चार्ज वार्ज का खेल हो रहा है। तो सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है 10। व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स? 7, 8, 9, 11, 12, 13। अब बता दो साइज है, क्यों ऐसा इंक्रीज फिर डिक्रीज? आप देखो सब में इलेक्ट्रॉन 10 है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है ऊपर से नीचे। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो ये ज्यादा नहीं खिंचाएंगे, तो पूरा ही डिक्रीज होगा। एज द प्रोटॉन इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। समझ गया? तो इसका अगर मैं सबको अरेंज करूं तो कैसा रहेगा? N3 नेगेटिव सबसे बड़ा है, फिर O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव, और सबसे छोटा है Al3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है, खींचना 10 को ही है, बट खींचने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा बढ़ेंगे खिंचाव बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ा तो छोटा होते जाएगा साइज। समझ गए क्या? हाँ, तो इसी को नोट में लिखना है, लिख लो जल्दी से। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते क्या, लिखना है एक लाइन में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द वन, isoelectronic species are the one which have same number of electron। नाम ही से पता चला ना, आइसो मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, are the one which have the same number of electrons, which have the same number of electrons। एग्जांपल में ये सारे लिख लो एक साथ। नियॉन को इसलिए हटा दे क्योंकि नियॉन थोड़ा सा इंक्रीज होगा ना साइज में, इसलिए उसको हटा दिया मैंने। ये पहले ये तो लिखो, तो पहले एक कॉमन डाल के लिख लो सारे। N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, कॉमा O2 नेगेटिव, कॉमा F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव आर isoelectronic species, are isoelectronic species, are isoelectronic species। देयर आयनिक रेडियाई, अपन आयनिक रेडियाई की बात करें, इससे मैंने नियॉन को हटा दिया अभी, है ना। देयर आयनिक रेडियाई, देयर आयनिक रेडियाई increases in the order, increases in the order, increase। इसको देखो डेफिनेशन क्या, ये सब कॉमा देके लिख के, आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, खत्म। अब इन्हीं को अपन रेडियस के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। तो क्या लिखे? देयर आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, लिखा है ना मैंने, इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो इसको उल्टा लिखना, पहले एल लिखना, ठीक है। इंक्रीजेस बोल रहा है तो इंक्रीजेस मतलब छोटे से बड़ा होता है ना। तो इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ये, फिर इससे बड़ा होगा Mg2 पॉजिटिव, इससे बड़ा होगा Na पॉजिटिव, इससे बड़ा होगा F नेगेटिव, इससे बड़ा होगा O2 नेगेटिव, और सबसे बड़ा होगा N3 नेगेटिव। ये अगर ये लिखूंगा ना तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा पता है? डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, और ये इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर।
डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। लिख लो ऊपर वाला, इंक्रीजेस इन द ऑर्डर दिस। चलो एक लाइन का इसका रीजन लिख के एंड करते हैं क्लास। रीजन लिखते हैं। रीजन आपको पता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज घटेगा, बस यही तीन चीज को लिखना है। लिखे जल्दी से। हाँ लिखना है इसमें, as nuclear charge increases, as nuclear charge increases, comma, force of attraction, as nuclear charge increases, comma, force of attraction on the electrons also increases. Force of attraction on the electrons also increases. Full stop. As a result, ionic radii decreases. As a result, ionic radii decreases. As a result, ionic radii decreases. ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, है ना। नेक्स्ट क्लास में सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, बाकी सारी इतनी बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी सब में हमको डेफिनेशन पढ़ना है और वेरिएशन देखना है और रीजन देखना है, ठीक है। इसमें टाइप्स आ गए ना अलग अलग, एटॉम, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, मेटा, तो थोड़ा बड़ा हो गया टॉपिक, नहीं तो वरना ज्यादा नहीं बड़ी टॉपिक्स, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।